नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरोड़ा। मैकेनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्विपरमाणु अणु का जड़त्व आघूर्ण। द्विपरमाणु अणु का जड़त्व आघूर्ण। तो हमारे पास में इससे वैसे ही प्रोग्राम है जिससे बाइनरी स्टार था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में कोई अणु है जिसमें एक तो M1 द्रव्यमान का परमाणु है और दूसरा M2 द्रव्यमान का परमाणु। ठीक है, ये दोनों परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ये बेसिकली बहुत पास होते हैं, लेकिन हमने समझने को काफी बनानी है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी हमारी r, इनके बीच की दूरी है। और इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखिए, जैसे इनका सेंटर ऑफ मास है हमारा r1 और इससे r2 दूरी पे है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है ये हमारा c है। और अगर इसे इनका हम लोग आघूर्ण सेंटर ऑफ मास के परिधि ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके परिधि ज्ञात करना रहे हैं सेंटर ऑफ मास से जड़त्व आघूर्ण निकालने का उसका। ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ये हमारी इसकी टोटल दूरी r है, ये r1 है, ये r2 है। ओके, तो देखो इसका r दिस इज इक्वल टू r1 प्लस r, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। हम लोग M1 और M2 को अलग कंसीडर ना करते हुए केवल दोनों का सामान्यिक द्रव्यमान ही कंसीडर करेंगे, अपने आप आएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा r इक्वल टू r1 प्लस r2 है। और चूंकि इस प्रकार से नोशन करते हैं कि इनका जो है जड़त्व आघूर्ण है, सॉरी रेखीय संवेग है, संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या संरक्षित रहता है? M1 वेक्टर r1 M2 वेक्टर r2, दिस मस्ट बी शून्य। ठीक है, तो M1 का रेखीय संवेग प्लस M2 का रेखीय संवेग शून्य रहेगा बिना किसी बाह्य बल की उपस्थिति। ठीक है, बाह्य बल उपस्थित नहीं है तो हमारा ये होगा। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा, इसलिए ये M1 r1 प्लस M2 r2 आएगा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे हम लोग M1 r1 माइनस M2 r2, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों, जैसे हम लोग इसको O मान लें तो ये हमारा दिस इज r1 एंड दिस इज r2, दिस इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो जाती है। ठीक है, सो M1 r1 इक्वल टू M2 r1, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है। दूसरा नंबर का रिलेशन हमारे पास M1 r1 इज इक्वल टू M2 r2, ये हमारे पास दूसरे नंबर का रिलेशन निकल के आता है। यहाँ से निकल के आता है। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? यहाँ से हम लोग देखो हमारे पास M1 डिवाइड बाय M2 दिस इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? R2 ज्ञात कर सकते हैं। R2 किसके रूप में? R1 के रूप में। वो आएगा हमारा M1 डिवाइड बाय M2 इक्वल टू R1। ठीक है, तो M1 डिवाइड बाय M2 टाइम्स R1, ये हमारे R2 आ गई। उसी प्रकार से हम R1 ज्ञात कर सकते हैं। हमारी R1 कितनी आएगी? R1 आएगी हमारी M2 डिवाइड बाय M1 R2। ये हमारी R1 आ गई। ओके, हम लोग R2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा R1 का वैल्यू आएगा। ठीक है, इस मान को इस मान को समीकरण 1 में डाल देते हैं हम लोग R2 का मान यहाँ पे। तो हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस दिस इज R2 एंड यहाँ पे R2 का मान रख के हमारा क्या आएगा? M1 डिवाइड बाय M2 R1। ठीक है, R1 कॉमन आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 कॉमन आएगा
प्लस M2 ये पे M2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 कितना आएगा हमारा, इससे हमारा R1 आएगा R1 इक्वल टू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 R, ठीक है। इस समीकरण से हमारा R1 ये आया है, इस समीकरण से हमारा R1 ये आया है, और इस समीकरण से R2 का मान यहाँ रखेंगे तो चूंकि R2 का मान रख रहे हैं तो R2 लुप्त हो जाएगा, इसमें से R1 का मान ही आएगा जो किया गया, ठीक है। अब हम लोग इस समीकरण से अगर R1 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे R1 तो लुप्त हो जाएगा, R2 ही बचेगा, तो R2 का मान आ गया हमारे पास। देखो रखते हैं इसको, R इक्वल टू R1 कितना है हमारा M2 डिवाइड M1 R2 प्लस R2, तो दिस इज इक्वल टू R2 M1 प्लस M2 डिवाइड M1, ठीक है। और यहाँ से हमारा R2 निकल सकते हैं, R2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स R, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, वो ये आई कि हमारे R1 कितना आएगा, R1 आएगा हमारा M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स R, ठीक है। इस टाइम्स R ये तो हमारा R1 आ गया, और R2 कितना आएगा, R2 इक्वल टू M1 डिवाइड बाई, ठीक है, ये रखता है M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M1 प्लस M2 टाइम्स R, ठीक है। ये हमारा R2 R है, हम लोग इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि R यहाँ पे स्पष्ट है R इक्वल टू R प्लस R2 है, पहली समीकरण। दूसरा है कि इनका रेखीय संबंध संरक्षित रहता है, या फिर कहें कि इनका आगमन इसके पहले संरक्षित रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो ये नेगेटिव रहेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को हमने यहाँ रख दिया, फिर इस इक्वेशन से हमने ये निकाला तो R2 हमारा ये आएगा, इस इक्वेशन से हमारा R1 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा R1, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। अब R2 हमारा यहाँ रखते तो हमारा R2 लुप्त हो जाएगा और हमारा R1 आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से R1 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास में R2 किया गया, ठीक है। हमने R2 और R1 का मान कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर सकें। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस अणु का सेंटर ऑफ मास के ऊपर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसका कुल जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि ये जो हमारे द्रव्यमान जो परमाणु है वो एकदम पॉइंट है, उनका पूरा द्रव्यमान इस पॉइंट पे हम लोग केंद्र मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। तो इसका जड़त्व आघूर्ण आएगा टोटल सेंटर ऑफ मास की तरफ, वो आएगा हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। I1 क्या है, I1 है हमारा M1 R1 स्क्वायर, ठीक है, और I2 कितना है हमारा M2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा I1 और I2 है, हमारे जो इस पूरे अणु है उसका सेंटर ऑफ मास के परे जड़त्व आघूर्ण आएगा, वो क्या आएगा, इस सेंटर ऑफ मास के परे इस द्रव का, इस परमाणु का जड़त्व आघूर्ण और इस परमाणु का जड़त्व आघूर्ण, दोनों का जड़त्व आघूर्ण का योग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं I इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ठीक। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इसको जो जड़त्व आघूर्ण है उसको सामान्य द्रव्यमान के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 की वैल्यू भी यहाँ से रखेंगे, R2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे R2 की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, दिस इज इक्वल टू M1, R1 की वैल्यू हमारी M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 को होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है,
यहाँ पे R1 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, आइए प्लस M2 R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने, M1 स्क्वायर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर एंड R स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके I के बराबर है, यहाँ पे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर है, तो हम लोग m1 प्लस m2 होल स्क्वायर को कॉमन लिख सकते हैं बाहर, ये होलो r स्क्वायर, यहाँ पे भी r स्क्वायर होगी, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे क्या आएगा, r इज इक्वल टू क्या मैच कर रहे हैं, यहाँ पे m1 है और m2 है, m2 स्क्वायर है, यहाँ पे m2 है, m1 स्क्वायर, तो m1 m2 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉमन आएगा m1 m2, ठीक है, m1 m2 और इसका स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ये r स्क्वायर का कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, m1 m2 को लेते हैं तो m2 स्क्वायर बच गया, सॉरी m3 बचेगा, और यहाँ पे m1 m2 को लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा m1, तो ये m1 प्लस m2 से यहाँ पे एक स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2 r स्क्वायर, ये हमारा जड़त्व आवर्त आ गया r, ठीक है। तो हमारा I कितना आ गया, दिस I इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2 टाइम्स r स्क्वायर, ये हमारा जड़त्व आवर्त आ गया सेंट्रो मास के परे किसी द्विपरमाणु अणु का, ये अणु मिल रहा है, अणु बना है इस परमाणु और इस परमाणु से मिलके, तो ये आ गया हमारा। अब देखो हमारा जो सामान्य द्रव्यमान है उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मैं इसको सामान्य द्रव्यमान है वो हमारा म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे भी अगर हम लोग भूल जाए तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 ओवर म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, इसको हम लोग सीधा करेंगे तो हमारे पास म्यू कितना आएगा, हम लोग चाहे तो इसमें याद कर सकते हैं, चाहे तो इसमें याद कर सकते हैं, तो ये है हमारा म्यू है, तो ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू म्यू r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो द्विपरमाणु अणु है उसका जड़त्व आवर्त कितना आएगा, सामान्य द्रव्यमान टाइम्स r स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी उसको हम लोग सामान्य द्रव्यमान से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बीच की दूरी को स्क्वायर करके सामान्य द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करके हमारा द्विपरमाणु अणु उसका जड़त्व आवर्त आएगा। तो ये सामान्य द्रव्यमान ज्ञात होते ही हम लोग के जड़त्व आवर्त से याद कर सकते हैं, या हमको पता है कि जड़त्व आवर्त हमको पता है I, तो हम इसका सामान्य द्रव्यमान निकाल सकते हैं, या जड़त्व आवर्त सामान्य द्रव्यमान पता है, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान पता है m1, तो भी हम लोग यहाँ से r निकाल सकते हैं, क्योंकि सामान्य द्रव्यमान m1 पता होती है, देखो यहाँ से m1 पता है और हमें म्यू पता है, तो हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर से हमें जड़त्व आवर्त I पता है और म्यू भी पता है, तो हम लोग इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, इस परमाणु और इस परमाणु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा द्विपरमाणु अणु है उसका लेक्चर समाप्त हुआ, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।